एक भयानक एलियन अचानक पृथ्वी पर उतरता है, लेकिन इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना वह एक व्यक्ति का दोस्त बन जाता है। और इसी पर आज की फिल्म है जिनो। कहानी की शुरुआत एक असामान्य घटना से होती है, जहां अंतरिक्ष से बहुत तेज गति से एक अज्ञात वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही होती है। ठीक उसी समय जमीन पर उल्फ नाम का एक शिकारी अपने जाल की जांच कर रहा था। उसे पता चलता है कि एक हिरण उसके फंदे में फंस गया है और वह जल्दी से उसे ट्रक में लाद लेता है। जानवर की जांच करते समय अचानक आकाश से आई एक शक्तिशाली लहर के कारण उसका नियंत्रण खो जाता है। पास ही वह अज्ञात वस्तु दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरती है, जिससे धूल का विशाल तूफान उठ जाता है। उल्फ का कुत्ता लगातार भौंकता रहता है। उत्सुकता से उल्फ उस जगह को देखने का फैसला करता है। उसका कुत्ता गाड़ी से कूदकर गड्ढे की ओर दौड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में उल्फ को गड्ढे के अंदर से किसी प्राणी के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। तब कुत्ता डरकर दौड़ता हुआ बाहर आ जाता है और उल्फ जिज्ञासा के साथ गड्ढे के पास जाता है। अचानक गड्ढे से एक भयानक गर्जना की आवाज आती है, जिसे सुनकर उल्फ कांपने लगता है। वह बंदूक उठाकर गड्ढे की ओर निशाना साधता है। ठीक तभी फिर से वह भयानक गर्जना सुनाई देती है, जो उसे पूरी तरह डरा देती है। इसके बाद वहाँ कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं और कुत्ता डरकर भाग जाता है। वहाँ आगे क्या होता है वह हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन हमारी मुलाकात रेनी नाम की एक किशोरी से होती है, जो जानवरों से बहुत प्यार करती है। वह अपने पालतू छिपकली को अलविदा कह रही थी, जो अभी अभी मर गई थी। घर में उसकी माँ लिंडा को देखा जाता है। रेनी उसे पेट शॉप में नए जानवर न ले जाने के लिए डांटती है। लिंडा का शरीर ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए रेनी उसे अकेला छोड़कर जाने का फैसला करती है। बातचीत के बीच ही रेनी का सौतेला पिता चेस अंदर घुस आता है, जिसे रेनी बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके ताने सुनकर रेनी गुस्से में जल्दी स्कूल जाने का फैसला करती है। बाहर चेस की गाड़ी देखकर वह उस पर खरोंच मारकर अपना गुस्सा निकालती है। स्कूल का माहौल रेनी को अच्छा नहीं लगता और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। ब्रेक के समय उसका एकमात्र साथी पॉल नाम का एक लड़का होता है। वह भी जानवरों से प्यार करता है। वह रेनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी उसे टाल देती है। घर लौटते समय वह अपनी माँ का इंतजार करती है, क्योंकि लिंडा देर कर रही थी। वह बार बार उसे ऑडियो मैसेज भेजती रहती है। आखिरकार लिंडा आने पर रेनी गाड़ी में चढ़ती है। वह नोटिस करती है कि उसकी माँ अजीब व्यवहार कर रही है और पूछती है कि क्या वे फिर झगड़ा कर रहे थे, लेकिन लिंडा विषय बदल देती है। घर पहुंचकर रेनी अपने पालतू सांप को खाना देना चाहती है, लेकिन सांप खाना नहीं खाता। उसे खुश करने के लिए वह गाना चला देती है, लेकिन आखिरकार हार मान लेती है। रात के खाने के समय चेस गाड़ी पर खरोंच के बारे में बात उठाता है और झगड़ा कराने की कोशिश करता है। तब लिंडा सभी को शांत रहने को कहती है। इसके बाद चेस शिकायत करता है कि माइक्रोवेव से अजीब गंध आ रही है। रेनी बताती है कि उसने अपने पालतू जानवर का खाना गर्म करने के लिए उसे इस्तेमाल किया था। इससे चेस गुस्सा हो जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। रेनी जवाब देती है तो वह उसके मुंह पर सलाद फेंक देता है। गुस्से में रेनी कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर वह गहरी सांस लेती है और घर के अंदर से झगड़े की आवाजें सुनती है। अंदर न जाकर वह चेस की एटीवी लेकर बाहर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर वह रुकती है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। टॉर्च लेकर वह आवाज की दिशा में जाती है और गड्ढा ढूंढ लेती है। वहाँ वह एक अजीब प्राणी देखती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। प्राणी आगे आने पर वह भागना चाहती है और नीचे गिर जाती है, लेकिन प्राणी उस पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि वह उल्फ की गाड़ी से चेन से बंधा हुआ था। प्राणी आजादी के लिए छटपटाता रहता है। कुछ देर बाद प्राणी थक कर गिर जाता है। इसके बाद रेनी डरते हुए गाड़ी में चढ़कर भागने लगती है, लेकिन देखती है कि प्राणी घायल है। जानवरों से प्यार करने की वजह से वह भाग नहीं पाती। वह चेन के पास जाकर सावधानी से गाड़ी से चेन खोल देती है, लेकिन जब प्राणी आक्रामक व्यवहार करता है तो वह डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर लौटकर वह खिड़की से देखती है कि उसकी माँ और पिता अब ठीक हैं। इससे वह और निराश हो जाती है और कुछ देर बाहर रहने का फैसला करती है, क्योंकि उसे चेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वह नशे का आदी है। अगले दिन स्कूल जाते समय वह देखती है कि उनके इलाके में कई सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। इससे उसे समझ आता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया है। स्कूल में वह पॉल के पास जाकर उसका कैमरा मांगती है। पॉल कहता है कि कैमरा उसकी माँ का है, लेकिन रेनी अनुरोध करती है कि उसे एक दिन के लिए चाहिए। फिर भी पॉल न मानने पर रेनी उसका इंग्लिश असाइनमेंट लिख देने का प्रस्ताव देती है। इससे पॉल मान जाता है। घर लौटकर देखती है कि चेस और लिंडा उसके साथ बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चेस कहता है कि दोनों के बीच समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसकी माँ खुश रहे। फिर वह कमरे से चला जाता है। लिंडा रेनी को बताती है कि चेस बदलने की कोशिश कर रहा है। रेनी कहती है कि वह अभी भी पिछली रात के व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगा है। फिर रेनी अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वह एक लिस्ट बनाती है कि प्लेनेट के पास फिर जाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए। इसके बाद चुपके से वह बाहर निकलती है। उससे पहले वह चेस की गाड़ी की चाबी ले लेती है, क्योंकि उसे गाड़ी में रखी रिवॉल्वर भी चाहिए। रेनी फिर उस जगह जाती है जहाँ उसने पहली बार प्राणी देखा था। फिर दूरी बनाए रखते हुए दूरबीन से प्राणी को ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं दिखता। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह और पास जाने का फैसला करती है। वहाँ जाकर रेनी कुछ मरे हुए जानवर देखती है। शायद उन्हें कोई और खा गया या वह क्रिएचर ही उन्हें मार डाला, लेकिन आसपास वह क्रिएचर नहीं दिखता। हालांकि वहाँ जमीन पर पीले रंग का लिक्विड जैसा कुछ पड़ा दिखता है, जो उसे एक निश्चित दिशा का संकेत देता है। दूरबीन से उस जगह को अच्छे से देखकर वह देखती है कि क्रिएचर एक दूसरे गड्ढे में आ
आराम कर रहा है। उसका ध्यान खींचने के लिए रेनी रिवॉल्वर से गोली चलाती है, लेकिन कोशिश पूरी तरह असफल हो जाती है। तब रेनी फैसला करती है कि वह क्रिएचर का वीडियो बनाएगी ताकि साबित कर सके कि वह पागल नहीं है। वह कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर सेट करती है और कहती है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो दर्शक उसकी माँ को खबर कर दें। बहुत डरते हुए भी वह हिम्मत करके क्रिएचर के पास जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि क्रिएचर का पैर भालू के जाल में फंसा है। तब एक कट्टर की मदद से वह धीरे धीरे उसे आजाद कर देती है, लेकिन तब क्रिएचर के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखती। इससे रेनी बहुत निराश हो जाती है और सोचती है कि शायद वह मर गया। रेनी यह मौका गंवाना नहीं चाहती। वह सोचती है कि कम से कम फोटो से ही उसका अस्तित्व साबित करना जरूरी है। कैमरा लेने वह थोड़ा दूर हट जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि क्रिएचर उठने लगा है। रेनी को लगता है कि प्राणी मर चुका है, इसलिए वह समझ नहीं पाती। ठीक जब वह कैमरे तक पहुंचती है तब क्रिएचर अचानक उस पर झपट पड़ता है। रेनी जमीन पर गिर जाती है। भागने का कोई मौका नहीं रहता क्योंकि क्रिएचर उसके ठीक ऊपर था। डर से वह आंखें भी नहीं खोल पाती, लेकिन क्रिएचर उसका कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि कुत्ते जैसा व्यवहार करता है और उसके ऊपर थूक छिड़क देता है। वह आक्रामक नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे वह दूर चला जाता है। रेनी तब डरते डरते पीछे बैठ जाती है। वह प्राणी की ओर देखती रहती है। इस तरह कई घंटे बीत जाते हैं। रेनी समझने की कोशिश करती है कि यह क्या है और उसे पता चलता है कि यह पृथ्वी का कोई प्राणी नहीं है और निश्चित रूप से यह किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है, यानी एलियन। वह उसे कुछ खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिए फल खाने से वह इनकार कर देता है। बैग में कुछ और ढूंढते समय अचानक वहाँ एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। रेनी तब एलियन से बात करने की कोशिश करती है और उसे चेतावनी देती है कि इन चीजों से दूर रहना होगा क्योंकि ये सैन्य हेलीकॉप्टर हैं और खतरनाक हैं। लेकिन उसकी बात वह समझा या नहीं, ये रेनी को पता नहीं। इसके बाद वह कैमरा बंद करती है और अपने नए दोस्त को अलविदा कहती है। घर लौटकर रेनी कैमरा रिकॉर्डिंग देखती है, लेकिन बैग खोलकर उसे पता चलता है कि रिवॉल्वर वह वहीं छोड़ आई है। इसके बाद रिवॉल्वर वापस लाने वह घर से निकलती है तो देखती है कि क्रिएचर उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया है। वह उसे भगा नहीं पाती, इसलिए रिवॉल्वर सुरक्षित वापस लाने के लिए अनिच्छा से उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। रास्ते में वह बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि अगर उसकी माँ को पता चल गया तो क्या होगा, वह समझ नहीं पाती। अचानक उसे ध्यान आता है कि उसका नया दोस्त यानी एलियन अंधेरे में गायब हो गया है। वह उसे पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ठीक तभी अचानक एलियन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी अजीब शक्ति का इस्तेमाल करके रेनी के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेता है। ये एक तरह की मन की बात और भावनाएं साझा करने की अजीब शक्ति है जो दोनों के बीच गहरा विश्वास पैदा करती है। होश आने पर रेनी अपने नए दोस्त को देखकर खुशी से उसे गले लगा लेती है। अब वह उसे छोड़ती नहीं, बल्कि अपने साथ घर लाती है और बेसमेंट में छिपा कर रखती है। दूसरी ओर देश के सरकारी लोग घटना स्थल पर एलियन का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जांच की अगुवाई एजेंट जोनाथन किस कर रहे हैं और उनके साथ ब्राउन है। जोनाथन गुस्से में कहता है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन सरकारी नौकरशाही हमेशा बाधा बनती है। खैर, वे अपनी जांच जारी रखते हैं। इधर रेनी घर के सभी लोगों के बाहर जाने का इंतजार करती है ताकि वह सुरक्षित अपने दोस्त के साथ समय बिता सके। उसे मांस खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी एलियन तैयार नहीं होता। अपने कमरे में वह अपने दूसरे पालतू जानवरों से उसकी मुलाकात कराती है, लेकिन एलियन सांप को खाना चाहता है। तब रेनी उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी दोस्त है और किसी दोस्त को नहीं खाया जाता। वह एलियन का नाम रखती है क्रोक। इसके बाद रेनी गिटार लेकर वही धुन बजाती है जो पहले बजाई थी। तब वह नोटिस करती है कि क्रोक संगीत पर प्रतिक्रिया दे रहा है। वह समझ जाती है कि उसके दोस्त को किसी चीज का डर है। वह उसे आश्वासन देती है कि जितना संभव हो सके वह उसकी रक्षा करेगी। इसी समय लिंडा पास से घर लौटती है। वह फोन पर चेस का एक मैसेज देखती है जिसमें लिखा था कि वह 48 घंटे से पूरी तरह साफ है, यानी पिछले 48 घंटों में उसने कोई नशा नहीं किया। लिंडा रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चेस झूठ बोल रहा है। इसी बीच रेनी एलियन को टीवी दिखा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है। माँ की मौजूदगी महसूस करके वह जल्दी एलियन को बाहर ले जाने का फैसला करती है। लिंडा कमरे में घुसते ही चारों ओर बिखरी चीजें देखकर उसका सिर और खराब हो जाता है। इधर पॉल अपना कैमरा लेने रेनी के घर आता है। लिंडा दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। पॉल बताता है कि वह अपना कैमरा लेने आया है। लिंडा उसे अंदर आने को कहती है। पॉल रेनी के कमरे में घुसकर एक फोटो देखता है जिसमें रेनी अपने असली पिता के साथ बैठी है। इसी समय रेनी बेसमेंट से ऊपर आती है और कमरे में घुसते ही अपनी माँ को देखती है। लिंडा उसे कमरे की अव्यवस्था के बारे में पूछती है और स्कूल न जाने के बारे में सवाल करती है। रेनी कहती है कि उसे बीमार लग रहा था, इसलिए जल्दी घर लौट आई। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को पहले से पता था कि वह स्कूल नहीं गई। तब रेनी को पता चलता है कि पॉल उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। रेनी जल्दी ऊपर जाती है और देखती है कि पॉल कैमरे का फुटेज देख रहा है। पॉल उससे पूछता है कि यह क्या है। कुछ कहने से पहले रेनी अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। इस मौके पर पॉल कैमरे का टेप निकालकर अपनी जेब में छिपा लेता है। शुरू में रेनी कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन पॉल जिद करता है और पूरा सच जानना चाहता है। रेनी कहती है कि उसने रेगिस्तान में इस क्रिएचर को पाया था और अमीर बनने की उम्मीद में उसका वीडियो बनाया था, लेकिन
प्राणी भाग गया। रेनी की बेचैनी देखकर पॉल समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। चूंकि कैमरा उसका है इसलिए वह पूरा सच जानना चाहता है। पॉल कैमरा लौटा देता है लेकिन सच जानने की जिद पर अड़ा रहता है। तब रेनी कहती है कि यह असल में बिग फुट की कहानी जैसा एक एडिटेड वीडियो है, लेकिन कैमरा चेक करके उसे पता चलता है कि टेप गायब है। वह पॉल से टेप वापस मांगती है। पॉल टेप न देने का फैसला करता है जब तक वह सच न जान ले। इस पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। आवाज सुनकर लिंडा को लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं। वह कमरे में घुस आती है। तब दोनों ही असहज हो जाते हैं। लिंडा पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। वह बात को पूरी तरह अलग तरह से समझती है, इसीलिए कमरे का दरवाजा खुला रखकर वह चली जाती है। इसके बाद पॉल उसे धमकी देता है। वह कहता है कि वह इसे पुलिस को दे देगा। कोई रास्ता न देखकर रेनी पॉल को बेसमेंट के दरवाजे तक ले जाती है और अंदर जाकर एलियन को चेतावनी देती है कि वह अपने एक दोस्त को लाई है। पॉल अंदर से गर्जना की आवाज सुनकर पूरी तरह डर जाता है। एलियन के पास आने पर वह अजीब व्यवहार करने लगता है और पॉल पर हमला करने लगता है। रेनी उसे रोकती है और कहती है कि वह पॉल को नहीं खा सकता क्योंकि वह भी दोस्त है। पॉल इतना डर जाता है कि कांपने लगता है। तब क्रोक उसके पास जाकर उसे सूंघता है और अत्यधिक डर से वह बेहोश हो जाता है। यहाँ तक कि डर से वह वहाँ पेशाब कर देता है। रेनी कहती है कि यही होना था। वे उसके होश आने का इंतजार करते हैं। होश आते ही पॉल फिर डर जाता है। रेनी उसका मुंह दबाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और विश्वास करने को कहती है। इसके बाद रेनी क्रोक के पास जाकर वही पुराना गाना गाती है। इससे क्रोक शांत हो जाता है और पॉल भी सामान्य महसूस करता है। इसके बाद वे बेसमेंट से बाहर आते हैं। पॉल अनुरोध करता है कि उसकी पैंट गीली होने की बात वह किसी को न बताए। अब रेनी भी पॉल को कहती है कि क्रोक की बात भी वह किसी को न बताए। फिर पॉल कैमरे का टेप उसे लौटा देता है। रेनी उसे धन्यवाद कहती है और बताती है कि यह दोस्त उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पॉल अलविदा लेकर चला जाता है। दूर से ब्राउन और एक अन्य एजेंट उन पर नजर रख रहे थे और उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे। रात में रेनी बेसमेंट में जाकर क्रोक के साथ समय बिताती थी। वह अपने मन की बातें उसे बताती है। तब हमें पता चलता है कि रेनी का असली पिता मर चुका है और वह उसे बहुत मिस करती है। अगले दिन स्कूल में रेनी और पॉल बात कर रहे होते हैं। रेनी बताती है कि वह क्रोक को खाना नहीं खिला पा रही क्योंकि वह उसके लिए कुछ भी नहीं खाता। पॉल पूछता है कि क्या आज रात वे क्रोक को लेकर रेगिस्तान में मिल सकते हैं, लेकिन रेनी तुरंत मना कर देती है क्योंकि अभी चारों तरफ सरकारी एजेंट सक्रिय हैं और वे क्रोक को ही ढूंढ रहे हैं। पॉल कहता है कि वे रेगिस्तान के पश्चिमी हिस्से में निगरानी कर रहे हैं, इसलिए दक्षिणी हिस्से में जाने से कोई समस्या नहीं होगी। पॉल उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि शायद क्रोक खाना नहीं चाहता बल्कि खुद शिकार करना चाहता है। बात के मुताबिक रात में वे फिर मिलते हैं। वहाँ पॉल कुछ जंगली सुअर दिखाता है। तब रेनी क्रोक को आगे आने को कहती है। पहले वह समझ नहीं पाता, लेकिन जानवरों को देखते ही वह तेजी से शिकार कर लेता है। रेनी बहुत खुश थी क्योंकि उनका प्लान सफल हो गया। दोनों बैठकर बात करते हैं और क्रोक खाता रहता है। खाना खत्म करके वह कुछ मांस रेनी के लिए लाता है। रेनी उसे धन्यवाद कहती है। वह पॉल को भी क्रोक को खिलाने के लिए धन्यवाद कहती है। पॉल खुश होकर उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन क्रोक गर्जना करके दिखाता है कि उसे ये पसंद नहीं। घर लौटने पर रेनी की चेस से मुलाकात होती है। वह तब बहुत नशे में था। वह कहता है कि रेनी ने उसकी रिवॉल्वर लेने के लिए गाड़ी की चाबी चुराई थी। अब वह अपनी बंदूक वापस चाहता है। रेनी कहती है कि वह रेगिस्तान में खो गई। इससे चेस और गुस्सा हो जाता है। वह रेनी को सोफे पर बैठने को कहता है बात करने के लिए। रेनी मना करके अपने कमरे में जाना चाहती है तो चेस उसके बाल पकड़कर खींचता है और सोफे पर फेंक देता है। वह और कहता है कि रेनी उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देती और डरती भी नहीं, इसलिए अब उसे सबक सिखाएगा। ऐसी कई बातें कहकर वह उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बेसमेंट में रह रहा क्रोक रेनी का डर महसूस करता है। वह समझ जाता है कि रेनी को मदद चाहिए। रेनी डर से चीखकर अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन चेस उसे पकड़ लेता है। तब रेनी उसका हाथ काट लेती है। इससे चेस और गुस्सा हो जाता है और उसे दीवार पर फेंक देता है। रेनी लाचार होकर जमीन पर गिर जाती है। चेस फिर उसे मारने जाता है। तभी ठीक उसी समय लिंडा आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तब क्रोक रेनी की खतरे को समझकर घर की दीवार पर सिर मारना शुरू कर देता है। पूरा घर कांप उठता है। असली घटना रेनी समझ जाती है, लेकिन लिंडा और चेस इसे भूकंप समझ लेते हैं। खैर, नशे की हालत में चेस के ऐसे व्यवहार पर लिंडा उसे गालियां देकर घर से निकाल देती है। बाद में वह अपनी बेटी के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करती है क्योंकि उसके कारण सब हुआ। लेकिन रेनी गुस्से में वहां से बेसमेंट में जाकर क्रोक को शांत करती है और कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई देख लेगा तो उसका खतरा हो सकता है। अगले दिन स्कूल जाते समय एजेंट जोनाथन रेनी को रोकता है। वह अपना परिचय देता है और उसके साथ बात करना चाहता है। रेनी स्कूल जाने का बहाना देकर मना कर देती है, लेकिन वह बात करेगा ही। मजबूरन रेनी उसके साथ जाती है। जोनाथन सीधे कहता है कि रेगिस्तान में उन्हें एक बंदूक मिली है जिसमें रेनी के हाथ के निशान थे और बंदूक अवैध है और वह जानता है कि रेनी कुछ छिपा रही है। जोनाथन चाहता है कि वह खुद ही सच उन्हें बता दे। इसके बाद उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगली बार वह वारंट लेकर आएगा और अवैध हथियार रखने के आरोप में उसे जेल भेजा जाए। इधर घर में पानी की लाइन में समस्या होने पर लिंडा एक प्लम्बर को बुलाती है। वह सोचती है कि शायद पिछली रात के भूकंप के कारण ही समस्या हुई है। तब प्लम्बर कहता है कि उसे पिछली रात कोई कंपन महसूस नहीं हुआ, जो लिंडा को अजीब लगता है। इसके बाद प्लम्बर बेसमेंट में जाता है और वहाँ की पाइपें चेक करने लगता है। अचानक उसे क्रोक सामने दिखाई देता है। वह डर से चीखकर अपने हाथ के औजार से क्रोक पर वार कर देता है। इससे क्रोक गुस्सा हो जाता है और उस आदमी पर
भयानक हमला कर देता है। प्लम्बर किसी तरह वहां से भागकर गाड़ी में बैठता है, लेकिन सामने के मोड़ पर जाते ही दूसरी गाड़ी से टक्कर हो जाती है और वहां भयानक दुर्घटना हो जाती है। इधर स्कूल में रेनी एजेंट से हुई बातों के बारे में सोचती रहती है, जो अभी उसके सिरदर्द का बड़ा कारण बन गया है। स्कूल से घर लौटते समय वह अपने घर की सड़क पर हुई दुर्घटना देखती है, लेकिन रेनी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वहां से लिंडा की गाड़ी में वे घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है। रेनी कहती है कि वह किसी मामले में अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर सकती और सब कुछ के लिए उसकी माँ जिम्मेदार है। कुछ देर बाद वह शांत हो जाती है। तब लिंडा बताती है कि उसने पाइप ठीक करने के लिए एक प्लम्बर बुलाया है और वह बेसमेंट में पाइप चेक कर रहा है। यह सुनकर रेनी का सिर चकरा जाता है। वह जल्दी नीचे बेसमेंट में जाती है और वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ और खून के धब्बे देखती है। वह क्रोक के पास जाकर देखती है कि वह घायल है, उसके सिर पर चोट लगी है। रेनी उससे पूछती है कि क्या उसके दोस्त ने उस आदमी को खा लिया। रेनी समझ जाती है कि प्लम्बर ने क्रोक को देखकर डर गया और गाड़ी लेकर भागते हुए दुर्घटना कर ली। वह अपने दोस्त को चेतावनी देती है कि वह अब यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी माँ फिर कोई प्लम्बर बुला सकती है या दूसरे लोग आ सकते हैं, और कहती है कि आगे से वह किसी इंसान को चोट न पहुंचाए। इधर एजेंट ब्राउन पॉल से मिलता है और उससे जानकारी लेने की कोशिश करता है। बाद में पॉल रेनी को फोन करता है और रेनी पूछती है कि क्या वे फिर उस शिकार वाली जगह पर मिल सकते हैं। पॉल मान जाता है। रात में वे वहाँ मिलते हैं और रेनी क्रोक को एक रिजर्व में ले जाने की योजना बनाती है, जहाँ अभी वह सुरक्षित रहेगा। वह बताती है कि चेस घर में नहीं है, लेकिन उसकी वैन घर पर ही पड़ी है। चेस की वैन के पीछे क्रोक को लेकर वे गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। वहाँ वह कुछ दिन उसके साथ रहेगी, लेकिन पॉल इसमें राजी नहीं होता और कहता है कि यह पागलपन के सिवा कुछ नहीं। रेनी कहती है कि वह अनुमति नहीं मांग रही, सिर्फ मदद मांग रही है। अब पॉल बताता है कि एक आदमी उसके पास मिलने आया था और उसे इस बारे में सवाल किए थे। रेनी उसे आश्वासन देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पॉल बताता है कि उसे धमकी भी दी गई थी कि उसे उसके देश वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन पॉल ने एलियन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद रेनी भागने की सारी तैयारी करती है और अपनी माँ को स्थिति समझाने के लिए एक नोट छोड़ जाती है। रेनी जब चेस की वैन में चढ़ने की कोशिश करती है, तभी अचानक चेस बंदूक लेकर आता है और उसे बाहर खींच लेता है। उसी समय एजेंट रेगिस्तान में क्रोक की तलाश कर रहे थे। चेस रेनी को लिंडा के कमरे में ले जाता है और दोनों को बंधक बनाकर पागलपन करने लगता है। सैनिक उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं जहां एलियन का रहना था, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। असल में क्रोक रेनी के खतरे को समझकर उसके पास आ रहा था। चेस लिंडा पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इस मौके पर रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेस उसका पीछा करता है। वह रेनी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। ठीक उसी पल क्रोक आता है और चेस को बेरहमी से मार डालता है। रेनी रोकना चाहती है, लेकिन वह नहीं रुकता। क्रोक समझ जाता है कि रेनी उसे डर रही है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। उसी समय पॉल वहां पहुंचता है। वहां की स्थिति देखकर वह डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि क्रोक इंसानों को नहीं मारता। अब वह रेनी को ज्यादा करने से मना करता है, लेकिन रेनी उसे बताती है कि चेस के हाथ में बंदूक थी। समय पर क्रोक न पहुंचता तो चेस उसे मार देता और उसने उसकी जान बचाई। इसलिए वह सामान गाड़ी में लाद कर क्रोक की मदद के लिए जा रही थी। तभी पॉल बताता है कि उसने सब कुछ फेडरल को बता दिया है। इसके बाद जोनाथन घर पर आता है और लिंडा से बात करता है। इधर रेनी पॉल पर गुस्सा होती है, लेकिन पॉल कहता है कि उसके पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसके परिवार को निर्वासित कर दिया जाता। इसके बाद जोनाथन यहाँ आता है। तब रेनी भागने की कोशिश करती है तो जोनाथन जल्दी से बंदूक निकालकर गाड़ी के टायर में गोली चला देता है। रेनी को पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देता है। एजेंट्स समझ जाते हैं कि लड़की का उस जीव से गहरा कोई संबंध है, इसलिए वह अब एलियन को पकड़ने के लिए रेनी का इस्तेमाल करेगा। इसलिए जोनाथन अचानक रेनी की एक उंगली तोड़ म्यूजिक देता है। रेनी दर्द से चीखने लगती है और क्रूक ठीक वैसे ही उसका दर्द महसूस कर लेता है। फिर कुछ देर बाद उसे बचाने दौड़ता हुआ आता है। इसके बाद फेडरल्स क्रूक को बेहोश कर देते हैं। रेनी अनुरोध करती है कि वे उसे नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन एजेंट्स उसे बेहोश कर देते हैं। फेडरल्स क्रूक को एक सरकारी विभाग में ले जाते हैं और साथ में रेनी और उसकी माँ को भी ले जाते हैं। जोनाथन ब्राउन से कहता है कि लिंडा को कुछ कहने के लिए राजी करने की कोशिश करो, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद वह अलग कमरे में रखी रेनी के पास जाता है। रेनी जागती है और पूछती है कि क्या उन्होंने क्रूक को मार डाला। जोनाथन कहता है कि जानवर अब हमारे पास है, इसलिए इस बारे में उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब रेनी उसके मुंह पर थूक फेंकती है। जोनाथन कहता है कि एक खतरनाक जानवर को छोड़ने की वजह से उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। रेनी सवाल करती है कि किसी जानवर की मदद करना क्या अपराध है। जोनाथन बताता है कि कानूनी रूप से नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। वह साफ कहता है कि वह रेनी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगा और जो करना जरूरी है वही करेगा। इसके बाद उसकी माँ उससे मिलने आती है। लिंडा उसे कहती है कि इस वक्त कुछ भी करने को नहीं है, इसलिए वह सर ठंडा रखे और उनकी बात मान ले। रेनी समझ नहीं पाती कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है। क्रूक के साथ अपने रिश्ते को याद करके वह अपने दोस्त को मदद का सिग्नल देने के लिए अपनी टूटी उंगली पर चोट मारने लगती है। इससे क्रूक प्रतिक्रिया दिखाने लगता है। कोई उपाय न देखकर रेनी अपनी एक और उंगली तोड़ देती है और दर्द से चीखती है। एजेंट्स आवाज सुनकर अतिरिक्त सुरक्षा वहां भेजते हैं। क्रूक किसी तरह खुद को आजाद करके एजेंट्स पर हमला शुरू कर देता है। जोनाथन तब रेनी का मुंह दबाता है। रेनी उस पर हमला करने वाले आदमी का हाथ काट लेती है, लेकिन ब्राउन उसे पकड़कर
उठाकर जमीन पर फेंक देता है। ठाफा 30। ठीक उसी समय पूरे बेस की लाइटें झपकने लगती हैं। क्रूक पूछताछ कक्ष के बाहर होता है। 2 एजेंट हथियार लेकर उसके लिए इंतजार कर रहे होते हैं। क्रूक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस पड़ता है। एजेंट्स घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। क्रूक जब उन्हें मारने जाता है तो रेनी उसे रोकती है और कहती है कि वह ऐसा न करे, क्योंकि तब वह ठीक उनके जैसे हो जाएगा। इसके बाद दोनों बेस से भागने की कोशिश करते हैं। जोनाथन होश में आकर हथियार लेकर उनका पीछा करता है। रेनी एक गाड़ी चुराकर क्रूक को अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन आकर गोली चलाना शुरू कर देता है। वे गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। क्रूक रेनी को बचाने काउंटर अटैक करता है। वह कई बार गोली लगा होने के बावजूद आखिर में जोनाथन को मारने में कामयाब होता है, लेकिन इस लड़ाई में क्रूक खुद भी मर जाता है। रेनी जमीन पर पड़े अपने दोस्त को देखकर रोने लगती है। पॉल और लिंडा आकर रेनी को सांत्वना देते हैं। इसके कुछ दिन बाद रेनी अकेली झूले पर बैठकर क्रूक का पसंदीदा गाना बजा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय वैज्ञानिक उसके दोस्त के शरीर पर रिसर्च कर रहे थे। सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह जानवर तब भी जिंदा था। और इस तरह फिल्म का अंत होता है। तो फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।